हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था केमिस्ट्री को, और हमने अभी तक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ बेसिक्स चीज़ें जानी थी। जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास के अंदर सिर्फ इतना बताया था कि जो आपके यहाँ पर मैटर होता है उसी की स्टडी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के अंदर करते हैं। बट सबसे पहले उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मैटर होता क्या है, और उसी मैटर को समझाने के लिए मैंने आपको समझा दी थी चीज़ें आपकी। आप बोलोगे क्या समझाया था? तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर ये बताया था कि मैटर जो होता है किसे कहते हैं, जो कि जिसका कुछ द्रव्यमान होगा, जो जगह घेरता होगा, उसी को पदार्थ कहेंगे। पदार्थ आपका जनरली 5 अवस्थाओं में मिलता है: ठोस में, तरल में, गैस में, प्लाज्मा में और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में। आपके मैटर की 5 स्टेट्स होती है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सारी चीजें अच्छे से समझाई थी। उसके बाद मैंने आपको कन्वर्जन समझाया था कि मेल्टिंग किसे कहते हैं, इवापोरेशन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन किसे कहते हैं। उसके बाद में आयोनाइजेशन, डी आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। जब कोई भी सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसी को सब्लिमेशन कहते हैं, और कुछ आपको सब्लिमेट कंपाउंड्स के एग्जाम्पल दिए थे। अब इसी सीरीज को आगे चलाते हुए हम लोग जो यहाँ पर नेक्स्ट बात पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार, वो हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशंस देखेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा एटम्स होते हैं। क्या बोलते हैं एटम को? आप बोलोगे इसको परमाणु कहते हैं। एटम के साथ साथ आप यहाँ पर पढ़ोगे एलिमेंट्स होते हैं। आप पूछोगे एलिमेंट्स क्या है, तो मैं बताऊंगी तत्व है। उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि जो यहाँ पर कंपाउंड्स है ये क्या होते हैं, यानी कि यौगिक क्या होते हैं। उसके बाद आपको बताती हूँ कि जो आपके मिक्सचर है ये किसे कहा जाता है। मिक्सचर यानी कि मिश्रण किसे कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जानना है आपका जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, यानी कि जो आपके अणु होते हैं ये क्या होते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमें इन चीजों की डेफिनेशन पढ़नी है कि परमाणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है और अणु क्या है। और हमें आज की क्लास में कुछ भी डिस्कस नहीं करना, सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि एटम्स किसे कहती हैं, इन सब की डेफिनेशन क्या है छोटी छोटी। वैसे तो एटम के बारे में जब हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो पूरा एक चैप्टर आएगा, कई सारे मॉडल आएंगे। बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एटम यानी कि परमाणु। देखो कोई भी चीज की अगर आप बात करोगे, किसी भी मैटर की बात करोगे, मैटर आपको लास्ट क्लास में समझाया था पदार्थ होता है। जिसने क्लास नहीं ली है वो प्लीज पहले पहले वाली क्लास को पढ़े, तभी आगे कंटिन्यू कर पाओगे। अगर आपसे बोले कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, आप सभी को पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में जो पाया जाता है। अगर मैं बोलती हूँ कि हर एक चीज एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, आपके हाथ में अभी पेन होगा, तो पेन के अंदर सोच कर देखो कोई ना कोई तो छोटा पार्टिकल रहा होगा। आपके सामने बुक रखी होगी, बुक के अंदर कोई छोटा ना छोटा पार्टिकल तो पाया होगा। आपके सामने मोबाइल रखा होगा, तो मोबाइल के अंदर भी कुछ ना कुछ तो छोटा पार्टिकल पाया होगा। तो अगर बोले कि जो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ की बात कर लो, जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो आपकी सूक्ष्मतम इकाई होती है। सूक्ष्मतम इकाई जो होती है, किस चीज की सूक्ष्मतम इकाई? किसी भी पदार्थ की। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट को ही, सबसे सूक्ष्मतम इकाई को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? एटम के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया पहला पॉइंट? अगर आपसे बोले एटम क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई ही एटम यानी कि परमाणु कहलाती है। कोई भी चीज एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और उसी पार्टिकल को हम लोग एटम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? सीधी सी बात है कि जब ये आपकी सबसे छोटी होती है तो ये आपकी डिवाइड भी नहीं हो पाती होगी, तो आप बोलोगे इट इज इनडिवाइडेबल। इट इज इनडिवाइडेबल का मतलब है कि यह डिवाइड इसको नहीं कर सकते, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। आप समझाओगे विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर एक बात यहाँ पर याद रखना कि जब भी हम यहाँ पर एटम की बात करेंगे, तो जब कोई रिएक्शन होती है, आप सभी को पता है केमिस्ट्री है तो अलग अलग रिएक्शन आएगी। अगर केमिस्ट्री है तो बहुत सारी अभिक्रियाएं आएगी। तो जब भी कोई अभिक्रिया होगी, हर एक अभिक्रिया में आपके एवरी एटम सपोर्ट करेगा। हर एक रिएक्शन में
एवरी एटम पार्टिसिपेट करेगा। अगर आपसे बोले कि कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहती हूँ कि प्रत्येक परमाणु अपना योगदान देता है किसी भी रिएक्शन में। जब भी कोई रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं है कि ये सबसे छोटा पार्ट है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सबसे छोटा पार्टिकल है, इसीलिए हर एक एटम पार्टिसिपेट करता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आप लोग करवाते हो। केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी मैटर में करा रहे हो, क्योंकि लिक्विड ले लो, सॉलिड ले लो या गैस ले लो, इन सब के अंदर ही केमिकल रिएक्शन होती है। ये सब के सब मैटर होते हैं। इनके अंदर जब कोई भी रिएक्शन कराई जाएगी तो उसमें हर एक एटम पार्टिसिपेट करता है। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट। अगर आपसे बोले कि जब कोई रिएक्शन होगी, जब कोई अभिक्रिया होगी, तो क्या उसमें हर एक एटम सपोर्ट करेगा, हर एक एटम पार्टिसिपेट करेगा? आप बोलोगे बिल्कुल करेगा। तो कुल मिलाकर के अभी के लिए हमने सिर्फ इतना समझा कि एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है। आपने मेरे को बताया कि एटम जो है वो किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं। ये डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि स्मॉलेस्ट है। और जब भी कोई रिएक्शन होगी, कोई केमिकल रिएक्शन होगी, तो उस रिएक्शन में हर एक एटम क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है। बट कोई भी देखो, जब हम एटम की बात करेंगे, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता। अगर आपको लगता हो क्या ये एटम आपका फ्रीली प्रेजेंट होता है, फ्रीली प्रेजेंट का मतलब होता है कि क्या ये स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। अगर आपसे बोले कि स्वतंत्र रूप से पाया जाता है या नहीं, आंसर आएगा नहीं पाया जाता। आपसे अगर बोले कि फ्रीली प्रेजेंट होता है कि नहीं, आप बोलोगे नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें एक ही एटम पाया जाता हो? ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा आपको एटम का क्या मिलेगा? ग्रुप मिलेगा। आपको एटम हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगे? ग्रुप की फॉर्म में मिलेंगे। आपको एटम हमेशा समूह के माध्यम से मिलते हैं, ना कि ये अकेले। तभी बोला कि फ्रीली प्रेजेंट एटम कभी भी नहीं होते। फिर आप बोलोगे अच्छा एटम्स अपना ग्रुप बना लेते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। बट फिर आप मेरे से बोलोगे कि ये एटम अपना ग्रुप बनाते कैसे हैं? अगर आपसे ग्रुप बनाने की बात करेगा तो यहाँ पर समझेंगे। जब भी मैंने आपको बोला कि देखो ये एटम था, अब हम इसकी क्या कराने जा रहे हैं? ग्रुपिंग कराने जा रहे हैं। आप मेरे से बोलोगे कि ग्रुपिंग क्यों करा रहे हैं, समूह इसका क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपका एटम कभी भी फ्रीली अवेलेबल होता नहीं है, हमेशा ग्रुप में ही मिलेगा। फिर आप बोलोगे ठीक है, कराओ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कराने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको कराओ विदाउट रिएक्शन, यानी कि जहां पर आपकी कोई रिएक्शन ना हुई हो, और एक आप इसको कराओ विद रिएक्शन। अगर आपसे बोले कि जब हम एटम की ग्रुपिंग कराते हैं तो दो कंडीशन सामने आती है। आप बोलोगे कौन कौन सी? मैंने कहा यहाँ पर जो पहली कंडीशन निकल कर आती है वो तो है कि हम एटम को विदाउट रिएक्शन करा दे, यानी कि जहां पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा। बस यहाँ पर ऐसे दो चार एटम थे, इन चार पांच एटम को एक साथ इकट्ठा करके रख दिया बिना किसी केमिकल रिएक्शन के। दूसरी बात है कि यहाँ पर दो तीन एटम थे, हमने यहाँ पर हीट अप्लाई करी या हमने यहाँ पर इसको एनर्जी प्रोवाइड करी और रिएक्शन कराने के बाद ग्रुपिंग कराई गई। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अब रिएक्शन कराने के बिना ही जब ग्रुपिंग करा दोगे तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज में बदलाव आएगा? सोचकर देखो, आप क्लास के अंदर 20 बच्चे हो और उसमें से मैंने 5 जने वो उठाए जो एक दूसरे को नहीं जानते। बच्चों को एटम मान लो। अब मैं इन 5 बच्चों की ग्रुपिंग कर रही हूँ। एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, और इन पांचों जनों को एक साथ मैंने बैठा दिया। जब एक दूसरे से जान पहचान नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं, तो क्या इनके अंदर रिएक्शन हुई? आप बोलोगे रिएक्शन नहीं हुई, बस ऐसे ही ग्रुप बन गया। बिना किसी रिएक्शन के ग्रुप बना दिया आपने। प्रॉपर्टीज चेंज होगी। मान लो एक बच्चा जो है उसमें सिगरेट पीता है, दूसरा बच्चा पढ़ाई करता है, तो क्या सिगरेट पीने वाले बच्चे की प्रॉपर्टीज पढ़ाई करने वाले बच्चे में चली जाएगी? आप बोलोगे नहीं जाएगी। जब बातचीत नहीं है तो पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। तो आप बोलोगे यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज नहीं होती, यानी कि जो यहाँ पर इसकी विशेषता होती है, किसी भी एटम की जो विशेषता होती है, इसमें बदलाव नहीं आता। आपको मैं इतना समझाना चाहती हूँ कि जब भी आप एटम की ग्रुपिंग करते हो तो दो तरीकों से करते हो। एक तो रिएक्शन से करते हो, एक विदाउट रिएक्शन करते हो। जब विदाउट रिएक्शन किन्हीं भी चार पांच एटम को इकट्ठा रखा जाएगा तो यहाँ पर इकट्ठा रखने के बाद में
यहाँ पर आप लोग क्या बोलोगे कि जब इनको इकट्ठा रखेंगे रिएक्शन हुई नहीं है तो क्या प्रॉपर्टीज चेंज होगी? आंसर आएगा प्रॉपर्टीज चेंज बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें बातचीत नहीं है, इसमें हमने रिएक्शन कराई नहीं है। बट अगर रिएक्शन करा दोगे तो आप कहोगे रिएक्शन करा देना यानी कि खतरा मोल लेना, प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फिर आप मेरे से बोलोगे कि खतरा मोल कैसे ले लिया, प्रॉपर्टीज चेंज कैसे हो गई? आप रिएक्शन करा रहे हो पूरी, उसको आप वैसे कंडीशन दे रहे हो ताकि वो आपस में घुल मिल जाए। मैं यहाँ पर बच्चों का ग्रुप तो बना रही हूँ, बट उन बच्चों का ग्रुप बना रही हूँ जो पहले से ही दोस्त है। अब दोस्तों को एक साथ बिठाने लग जाओ तो आप सभी को पता है क्लास में कितना हंगामा होता है। सॉरी। इसीलिए अगर इनमें से एक दोस्त आपका दारू पीता है, एक दोस्त सिगरेट पीता है, एक दोस्त काफी अच्छा है पढ़ने में, तो आपके अंदर ना सबके गुण आने लग जाते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज आपके अंदर आने लग जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यहाँ पर चेंज हो जाती है। बोलते हैं ना संगत का फर्क पड़ता है, तो वो संगत का फर्क पड़ना यानी कि प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाना। और जब एक दूसरे को जानोगे नहीं तो संगत का फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा? आपका विदाउट रिएक्शन आ जाएगा। फिर आप मेरे से ये पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने जो यहाँ पर ग्रुपिंग कराई है, ग्रुपिंग कराई है एटम की, विदाउट रिएक्शन कराए तो क्या कहलाया, और विद रिएक्शन कराए तो क्या कहलाया? इसका कुछ नाम होता होगा, तो आपको मैं समझाऊं। जब विदाउट रिएक्शन कराते हैं इसे कहते हैं एलिमेंट, यानी कि इसे कहते हैं तत्व, और जब हम विद रिएक्शन कराते हैं इसे कहते हैं मोलिक्यूल, इसे कहते हैं अणु। आपने सुना होगा मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम, आपने सुना होगा अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। बट ध्यान रखना, आपको आगे एक लाइन जोड़ देनी है, अणु परमाणु से मिलकर जरूर बना होता है बट अभिक्रियाओं के साथ। जब आप एटम को रिएक्शन के साथ मर्ज करोगे तभी जाकर के मॉलिक्यूल बनेगा। जब आप एटम को इकट्ठा रख दोगे एक साथ में बिना किसी रिएक्शन के, तब वो आपका एलिमेंट देगा। फिर आप बोलोगे सारी बातें छोड़ो, आप हमें ये बता दो, एग्जाम्पल दे दो। आप बोलोगे एग्जाम्पल दे दो, तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि आपने Fe सुना होगा, जिसको आयरन या लोहा कहते हैं, ये आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लोरीन सुना होगा, उसके बाद आपने यहाँ पर हाइड्रोजन सुना होगा। ये सब क्या है? ये सब आपके एलिमेंट है। यहाँ पर आप Fe के चाहे 2 रख दो, चाहे Fe के 3 रख दो, चाहे Fe के 5 रख दो, चाहे Fe के 7 रख दो, आप Fe के कितने भी एटम लेकर आ जाओ, आपका आयरन आयरन ही रहेगा। समझ में आ गई? अब फिर आप यहाँ पर बोलोगे यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखो डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करा? जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन थी, दोनों ने मिलकर क्या बना ली? आपका एक ऑक्सीजन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, और यहाँ पर O2 बना ली। क्या इन दोनों की और ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। ये ऑक्सीजन अलग काम करेगी, ये ऑक्सीजन अलग है, और जब दोनों को रिएक्शन करा के बनाया तो यहाँ O2 बन गए, जो आपको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है। ये सब भी छोड़ो, ये देखो O अगर मैं इनके 3 नंबर मिला दूं तो क्या बन जाएगी? O3 बन जाएगी। इसको हम लोग ओजोन कहते हैं। जो आपको पता है कि ओजोन आपकी एक परत भी होती है जो अल्ट्रावायलेट रेज को, पैराबैंगनी तरंगों को रोकती है, अवशोषित करती है ताकि वो जमीन तक ना पहुंचे। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, बट 2 एटम लिए तो O2 बना, 3 एटम लिए तो O3 बना। और O2 और O3 बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड है। O3 और O2 बिल्कुल अलग अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज ही बिल्कुल अलग अलग है। अब यहाँ पर देख लो, अगर मैं आपको बोलूं C+O मिलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, बट C+O2 मिला दोगे तो CO2 बन जाएगी, जो कि आपकी अलग है। CO अलग होता है, CO2 अलग होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर चीजें बनती हैं। ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे क्या यहाँ पर एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा? आपने परमाणु की कितनी संख्या ली है, परमाणु की संख्या कितनी ली है उस पर डिपेंड करेगा? आप बोलोगे नहीं करेगा, परमाणु की संख्या पर डिपेंड नहीं करेगा। बट यहाँ पर अगर बात करें तो एटम के नंबर पर डिपेंड करेगा। आप बोलोगे परमाणु की संख्या पर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा परमाणु की संख्या पर डिपेंड, क्यों करेगा एटम के नंबर पर डिपेंड? आप उसको समझाओगे, इसलिए करेगा। अब आप यहाँ पर आयरन के मैंने बताया 2 लो, 3 लो, 5 लो, 7 लो, लोहा लोहा ही रहेगा। बट कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन लोगे तो CO, 2 ऑक्सीजन ली तो CO2। क्या एटम के नंबर पर फर्क पड़ रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल पड़ रहा है। ऑक्सीजन के 2 लिए थे तो O2, ऑक्सीजन के 3 लिए थे तो O3, तो यहाँ पर भी नंबर पर डिपेंड करेगा। कुल मिलाकर के आपके नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है।
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे बोले कि एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, इनकी अगर बात करें तो मैं आपसे बोलूं, हाँ यहाँ पर बोलते हैं कि ये होते कितने हैं। अगर बात करें एलिमेंट्स कितने पाए जाते हैं, तो आप उनको समझाओगे एलिमेंट्स 118 होते हैं। जो आपकी पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी चीजें दे रखी है वो सबके सब क्या है, आपके एलिमेंट्स है। आवर्त सारणी के अंदर जितनी भी चीजें दे रखी है वो सारी की सारी क्या है आपकी, आप बताओगे वही आपके सारे के सारे एलिमेंट्स है। जबकि हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल तो आप जितने मर्जी चाहो बना लो। अणु की अगर बात करें तो जितने मर्जी चाहे बना लो, आप जितने मर्जी चाहो बना सकते हो। ये बहुत सारे होते हैं इनको, क्योंकि बनाना है, रिएक्शन करवाओ बनाओ, रिएक्शन करवाओ बनाओ, इसी को मॉलिक्यूल कहते हैं। बट ध्यान रखना ये आपको दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा। एक होते हैं होमोजीनियस या होमो एटोमिक बोल लो, और एक होते हैं आपके हेट्रोएटोमिक। एक होते हैं होमो एटोमिक, एक होते हैं हेट्रोएटोमिक। होमो एटोमिक की बात करें तो इनको बोलते हैं समप्रमाणिक, और हेट्रो को बोलते हैं विषम प्रमाणिक। समप्रमाणिक और विषम प्रमाणिक इनको बोला जाता है, होमो एटोमिक और हेट्रो एटोमिक। देखो होमो के नाम से ही पता चल रहा है सेम, एटोमिक यानी कि एटम, जहां पर सारे एटम सेम हो होमो एटोमिक, और जहां पर आपके एटम कैसे हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट यानी कि अलग अलग हो, डिफरेंट एटम होंगे तो हेट्रो एटोमिक। जैसे कि अभी बताया है O प्लस O बराबर O2 बनाता है होमो एटोमिक, O प्लस O बनाता है O3, H प्लस H बनाता है H2। तो ये सब क्या है, ये होमो एटोमिक है। बट अगर मैं H प्लस 2O लिख दूं तो ये H2O बन जाएगा, H 2H लिखो और O लिख दो तो H2O बन जाएगा। अगर मैं C प्लस O2 लिख दूं तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के जहां पर आपके अलग अलग एटम है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, अलग अलग एटम लोगे तो हेट्रोएटोमिक, और एक ही एटम है तो होमो एटोमिक। आई होप समझ में आई होगी चीजें। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी चीजें समझाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या जाना, एटम क्या है। आपने बताया हर एक चीज एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उसी छोटे से पार्टिकल को एटम यानी कि परमाणु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको बोला कि जो आपके एटम होते हैं, हम कभी भी इनको फ्रीली रूप में नहीं देखेंगे, इंडिपेंडेंटली ये नहीं पाए जाएंगे। आप बोलोगे ये भी बात ठीक है, तो ये ग्रुप में मिलते हैं, बिल्कुल ग्रुप में मिलते हैं। एटम का ग्रुप क्या कहलाता है, एटम के ग्रुप को एलिमेंट भी कहते हैं और एटम के ग्रुप को मॉलिक्यूल भी कहते हैं। एटम के ग्रुप को एलिमेंट तब कहेंगे जब यहाँ पर विदाउट रिएक्शन ग्रुप हुई होगा, और एटम के ग्रुप को मॉलिक्यूल तब कहेंगे जब यहाँ पर विद रिएक्शन ग्रुपिंग हुई होगी। आप बोलोगे विदाउट रिएक्शन होगा तो क्या होगा, विदाउट रिएक्शन होगा तो एलिमेंट कहलाएंगे, और विद रिएक्शन होगा तो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। अगर विदाउट रिएक्शन ग्रुपिंग करी है तो प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आएगा नहीं, जब बातचीत नहीं है तो संगत का असर नहीं पड़ेगा। बट विद रिएक्शन यानी कि पहले से बातचीत है तो संगत का असर बिल्कुल पड़ेगा और प्रॉपर्टीज यहाँ पर चेंज हो जाएगी। आप बोलोगे जैसे आयरन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब चीज क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स आपके टोटल 118 है, जो आवर्त सारणी यानी कि जो आपके पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर दिए गए हैं। जबकि हम मॉलिक्यूल की बात करें तो आप जितने मर्जी चाहो बनाओ, केमिकल रिएक्शन कराते रहो और इन दोनों को आपस में मिलाते रहो, और कुल मिलाकर के यहाँ पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते रहो। फिर आपने बोला कि क्या आपके जो यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं इसके टाइप्स भी है, आप बोलोगे नहीं होते। आप इनको 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 7 रखो, 8 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर देखो अगर मैं आपके सामने गोल्ड रख दूं और आयरन रख दूं, तो क्या आयरन के अंदर गोल्ड की प्रॉपर्टीज जाएगी, या गोल्ड के अंदर आयरन की प्रॉपर्टीज आएगी। लोहा और सोना अगर एक साथ रख दोगे तो क्या लोहा सोने का रूप ले लेगा और सोना लोहे का रूप ले लेगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। इसलिए आप इनको इकट्ठा रखो, अलग अलग रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आपके एटम के नंबर पर भी डिपेंड नहीं करता है कि आपने 2 लिए हैं, 7 लिए हैं, 8 लिए हैं, 10 लिए हैं, कितने लिए हैं। अगर एक ही प्रकार के यहाँ पर जनरली लिए जाते हैं, आयरन है तो आयरन ही पूरा रहेगा, सोडियम है तो सोडियम ही पूरा रहेगा। जबकि मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसमें सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। सेम एटम होंगे तो होमो एटोमिक, और डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे तो हेट्रो एटोमिक कहलाते हैं। यही बातें आपको बताई है। अब हम
लोग आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को मैं ये बता दूं कि जो आपके यहाँ पर एलिमेंट्स थे और मॉलिक्यूल्स थे, अभी अभी बताकर आए हैं कि एक आपके एलिमेंट्स होते हैं और ये आपके मॉलिक्यूल है। एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल आपको मैंने बता दिया, अब इनको भी ग्रुपिंग करा लो। अब ठीक है, कुछ जगह तो आपको एलिमेंट और मॉलिक्यूल स्वतंत्र रूप से मिल जाएंगे। तत्व की अगर बात करते हैं और आपका यहाँ पर बात करते हैं अणु की, ये आपको कई बार तो फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे, बट कई बार इनका भी ग्रुप बनता है, यानी कि और बड़ा मैटर हो जाए। आप बोलोगे ठीक है, इनकी ग्रुपिंग कराएंगे तो क्या बनेंगे, इनकी ग्रुपिंग कराएंगे तो दो चीजें बनेगी, या तो आप का मिक्सचर बनेगा या फिर आपके कंपाउंड, या तो आपका मिक्सचर बनेगा या तो आपका मिश्रण बनेगा, और मिश्रण बनेगा या फिर आपका क्या बनेगा, यौगिक बनेंगे। अगर आपसे बोले कि मिक्सचर और यौगिक कैसे बनेंगे ग्रुप में, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल का जब ग्रुपिंग कराओगे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इनको इकट्ठा रख रहे हो, इनको इकट्ठा रख रहे हो अगर विदाउट रिएक्शन रखो, यानी कि आपस में रिएक्शन कर नहीं रहे, बस ऐसे ही उठा करके रख दिए, बिना अभिक्रिया के ग्रुप बनाओगे तो मिक्सचर बनेगा, और विद रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया के साथ ग्रुप बनाओगे तो आपके कंपाउंड्स यानी कि यौगिक बनेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ जाए। आप बोलोगे बढ़ जाओ, क्या मिक्सचर के अंदर प्रॉपर्टीज चेंज होगी, बिल्कुल ऊपर वाली बात। आप बोलोगे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के साथ रिएक्शन हुई नहीं है, और रिएक्शन नहीं हुई है तो आपकी सीधी सी बात है प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप बोलोगे यहाँ पर जो इसकी विशेषता है, मिक्सचर की विशेषता में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो जब केमिकल रिएक्शन करा ही रहे हो तो प्रॉपर्टीज तो आपके 100% क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभिक्रियाओं में जब आप कराओगे तो इनकी विशेषता 100% बदल जाती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया सभी को। अब दूसरे पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका मिक्सचर है, आप इसके हमें एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल बताओगे तभी हम चीजों को अच्छे से याद रख पाएंगे। जबकि हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, इसका एग्जाम्पल बता दो। मैंने आपको बोला जो कंपाउंड्स होते हैं, मान लो हाइड्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन के 3 ले लिए, तो ये आपस में मिलकर के HNO3 बना देंगे। फिर आप बोलोगे यहाँ पर आपने ये तो एटम लिया, ये आपने क्या ले लिया, 3 ऑक्सीजन, O3 मतलब ये क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, और एलिमेंट का क्या बना हुआ है, यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, HNO3 बोल देंगे। जैसे कि H के 2 ले लिए, सल्फर के 4 ले लिए, या सल्फर का एक ले लो, H2SO4 बना लो, सल्फर का एक ले लो और ऑक्सीजन के 4 ले लो, क्या बन जाएगा, H2SO4। तो ये जो केमिकल्स बनते हैं आपके, जैसे HNO3 है, H2SO4 है, ये सब के सब क्या होते हैं, ये आपके एक प्रकार से मोलिक्यूल का ही बड़ा रूप होते हैं। जबकि मिक्सचर की बात करें तो इसके एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में सीधा एग्जाम्पल पूछा जाता है। आप बोलोगे किस तरीके से पूछा जाएगा, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि इसका जो पहला एग्जाम्पल है, एक सेकेंड ना, अगर आप बोलोगे कि इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पर पहले एग्जाम्पल की बात करती है, ये है एयर। अब एयर की बात करते हैं तो आप खुद ही बोलते हो एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, O2 भी है, N2 भी है, H2 भी है, इसमें आपकी हीलियम भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है। तो कई सारी गैसेस इसमें पाई जाती है, बट ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन पर, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज N2 पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अपनी जगह फिक्स होती है, बिकॉज ये मिक्सचर होता है एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल का विदाउट रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो मैं आप लोगों के सामने सोयल लिख देती हूँ। सभी समझते होंगे मिट्टी है, क्या मिट्टी के अंदर सिर्फ एक तत्व पाया जाता है, आप बोलोगे नहीं, मिट्टी के अंदर तो बहुत चीजें पाई जाती है, नाइट्रोजन भी होता है, उसमें CO2 भी मिलेगी, O2 भी मिलेगी। तो फिर आप क्या बोलोगे, मिट्टी भी क्या हुई, एक प्रकार का मिक्सचर हुई। उसके बाद थर्ड नंबर पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सीमेंट का नाम सुना होगा आपने।
सीमेंट की बात अगर करें तो आप सभी को पता है उसके अंदर सिलिकॉन भी होता है, उसके अंदर जिप्सम भी होता है, उसके अंदर CaO कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट करके समझाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक आपका है ब्रास और एक आपका है ब्रोंज। ब्रास और ब्रोंज की अगर बात करते हैं, एक को हम लोग पीतल कहते हैं, एक को हम लोग कांस्य कहते हैं। ब्रास को कहा जाता है पीतल और ब्रोंज को कहा जाता है कांस्य। आपसे सीधा क्वेश्चन बना हुआ है, ब्रोंज इज अ मिक्सचर ऑफ विच एलिमेंट्स एंड ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ विल एलिमेंट। पीतल किस किस का मिला हुआ होता है और कांस्य किस किस के मिलने से बनता है। आप बताओगे। ब्रास की बात करें तो इसमें कॉपर आता है और जिंक आता है। ब्रोंज की बात करें तो इसके अंदर कॉपर आता है और आपकी टिन आती है। ये टिन है। कॉपर और टिन का अगर मिक्सचर है तो उसको बोलते हैं ब्रोंज। कॉपर और जिंक का है तो उसे बोलते हैं ब्रास। ब्रास हो, ब्रोंज हो, पीतल हो, कांस्य हो, दोनों कॉपर से ही मिलकर बने हैं। बट कॉपर के साथ में अगर जेडन लगा दोगे, जिंक लगा दोगे तो ब्रास बनेगा, और टिन लगाओगे तो ब्रोंज बनेगा। याद रखना, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखो, आपका यहाँ पर क्या आ गया, ये क्या है, जेड। अगर यहाँ जेड आ गया तो आगे जेड कहीं नहीं आएगा। जेड यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, जहाँ जेड था नहीं। इसमें कहीं जेड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कॉपर और जिंक यहाँ आ जाएंगे, कॉपर और टिन यहाँ आ जाएंगे। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ के याद रख लेना। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन्हीं से मैं लिख देती हूँ जितने भी एलोइज होते हैं। एलोइज का मतलब होता है मिश्र धातु। जैसे कि हम लोग यहाँ पर पीतल और यहाँ पर कांसे की बात करी है, दोनों के दोनों ही आपके क्या है, दोनों के दोनों ही आपके एक प्रकार के मिश्र धातु है। आप मेरे से बोलोगे मिश्र धातु क्या होते हैं, जब दो धातु एक साथ रिएक्शन करें, जब दो एटम एक साथ मर्ज होते हैं, उसी को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। यहाँ पर दो एटम ही है, एक कॉपर है एक जिंक है, दोनों मिल गए ब्रास बना। कॉपर था टिन था, दोनों मिल गए तो ब्रोंज बना। और ये एक प्रकार का दो चीजों से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या कह देंगे, मिक्सचर भी कह देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में शायद आ गया होगा। इतनी बातें समझ में आ गई है तो अब थोड़ा आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे की तरफ अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। देखो, जब भी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करूंगी तो आप मेरे को क्या बताओगे, सॉल्यूशन होता है घोल। आप पूछोगे अच्छा ये घोल होता है, घोल है तो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना होगा, तो एक प्रकार का क्या आएगा, मिक्सचर आएगा। ये भी बात ध्यान रखना, जो भी सॉल्यूशन होता है वो किसका एग्जाम्पल होगा, मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। अब मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक पाया जाता है सोल्यूट और एक यहाँ पर पाया जाता है सोलवेंट। कुल मिलाकर के आपको इतना समझाना चाहते हैं कि एक तो इसके अंदर होता है विलेय और एक इसके अंदर होता है विलायक। अगर मैं आपको बोलूं कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक सोल्यूट एक सोलवेंट, जिसकी मात्रा कम होगी वो सोल्यूट है और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो आपका सोलवेंट है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं चीनी और पानी के घोल में, तो पानी ज्यादा होता है, पानी आपका सोलवेंट है, और चीनी उसमें कम होती है तो चीनी आपका सोल्यूट है। दोनों को आपस में घोल दोगे तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, फिर आप मेरे को यहाँ पर ये बताओगे कि जो आपके सॉल्यूशन होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। आपके सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, डिपेंड करता है साइज ऑफ सोल्यूट। अगर आपसे बोले बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के पार्टिकल कितने छोटे कितने बड़े हैं, इस पर डिपेंड करते हुए आपके सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। आप बोलोगे किस आधार पर, तो मैं बताऊंगी जो आपका विलय है, आपको बताएंगे विलय के, कण के या पार्टिकल के आकार के आधार पर प्रकार कितने होते हैं आपके सॉल्यूशन या घोल के। ठीक है, आप मेरे को समझाओगे कि सॉल्यूशन आपके कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक। एक को हम लोग बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन और एक को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। आप बोलोगे जरा इनको एक्सप्लेन भी कर दो एक बार। एक्सप्लेन करते हैं। ट्रू तो हो जाता है वास्तविक,
वास्तविक घोल। कोलोइडल को बोलते हैं हम लोग कोलोइडियल, विलियन भी बोल देते हैं इसको कई बार। और सस्पेंशन को हम लोग बोलते हैं निलंबन। निलंबन घोल। तो कुल मिलाकर के आपके सॉल्यूशन जो है, आपके पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट के बेस पर कि आप जो चीज घोल रहे हो कम अमाउंट में, उसकी मात्रा कितनी है, उसी के आधार पर आपने इसको तीन हिस्सों में बांट दिया। अगर सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो ट्रू सॉल्यूशन, बीच बीच के साइज के पार्टिकल होंगे तो कोलोइडल, और बहुत बड़े बड़े ही पार्टिकल होंगे तो सस्पेंशन। अगर आपको बोले अगर पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, नैनोमीटर का मतलब समझना 1 × 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा है, तब हम उसको बोलेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन है। बट अगर उसका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक है, तब हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। और अगर उस पार्टिकल का साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर है, यहाँ पर 1000 नैनोमीटर से अधिक है, तब हम उसको बोलेंगे सस्पेंशन है। खुद ही सोच कर देखो, ट्रू है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहे होंगे, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी कम पार्टिकल का साइज है, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, आसानी से घुल जाते हैं और एक क्लियर सॉल्यूशन आपको दिखाई देता है। क्लियर सॉल्यूशन का मतलब है कि बिल्कुल साफ दिखाई देगा। ठीक। उसके बाद आप बताओगे कोलिडल की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम लोग बताएंगे कि इसका जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तब कोलिडल कहते हैं। और यहाँ पर आपको चीजें थोड़ी सी ब्लर, धुंधली दिखाई देगी। और जब हम यहाँ पर सस्पेंशन की बात करेंगे, जब पार्टिकल का साइज 1000 से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको ये घोल दिखाई ही नहीं देगा, आर पार नहीं देख पाओगे, और इसको ओपेक कह देंगे कि बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी रहेगा, आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो मैंने आपको अभी तक इतना बताया है कि पार्टिकल के साइज पर, सोल्यूट के पार्टिकल के साइज पर सॉल्यूशन तीन प्रकार के, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। आप बोलोगे ठीक है, अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो वास्तविक है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो कोलोइडल है, और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो सस्पेंशन आपका सोल्यूशन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बट फिर आप मेरे से ये भी तो बोलोगे कि जब हम यहाँ पर चीजों को घोलते हैं, जब एक दूसरे में मर्ज करते हैं, तो कई प्रकार की चीजें निकल कर आएगी। जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, आपका सोलिड है, ठीक है। अब सोलिड के अंदर सोलिड भी घोल सकते हो, ठीक। सोलिड के अंदर लिक्विड भी घोल सकते हो, और सोलिड के अंदर गैस भी घोल सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जब आपके सॉलिड में सॉलिड को घोलोगे तो ये बनेगा सॉलिड सोल। ये देखो टर्म होती है, ये आपको समझनी पड़ेगी। आप लोगों को लगता है कि ना भी पढ़ो तब भी काम चल जाएगा इनको तो, पर यहाँ से एक वर्ड है जिससे क्वेश्चन बनता है, बट उसके लिए मेरे को सारी चीज समझानी पड़ेगी, और हम तो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं तो हमें सब कुछ समझना भी पड़ेगा। अगर आपसे बोले सॉलिड सोल यानी कि ठोस सोल क्या होता है, आप बोलोगे ठोस सोल होता है सॉलिड में सॉलिड का मिश्रण। जब सॉलिड में सॉलिड को घोलोगे तो सॉलिड सोल बनेगा। आप बोलोगे सॉलिड के अंदर सॉलिड भी घुलता है क्या, एग्जाम्पल बताना। जितने भी आपके कलरफुल गिलास होते हैं, जितने भी आपके रंग बिरंगे कांच होते हैं उसके अंदर, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी आपके कॉलिन्स आते हैं, कॉलिन्स होते हैं जिनको हम लोग रत्न कहते हैं, तो रत्न के अंदर भी आ जाएगा। कलरफुल ग्लासेस और कॉलिन्स के अंदर आपकी बात करोगे तो आप बोलोगे सॉलिड सोल होंगे। जब लिक्विड के अंदर सॉलिड घोलोगे, अभी बताया था इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, घोल कहेंगे। आप बोलोगे अभी तो बताया था एग्जाम्पल, अगर आप शुगर वाटर ले लो, शुगर और वाटर को आपस में मिला दो, वाटर लिक्विड हो गया और सॉलिड आपका शुगर हो गया। दूसरा आ जाएगा सोल्ट ले लो, सोल्ट प्लस वाटर ले लो, जल के अंदर नमक घोल लो, तो ये भी किसका उदाहरण, लिक्विड में सॉलिड का। आप गैस के अंदर भी सॉलिड घुल जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं इसको कहा जाता है धुआं। आप बोलोगे जैसे, जैसे कि डस्ट, डस्ट की अगर बात करते हैं, धूल की अगर बात करते हैं, तो आप यही समझाओगे ना कि धूल क्या है, एयर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं, उसी को धूल कह देते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर स्मोक आपका आ ही गया। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको सबसे पहले ये समझाया, अगर सॉलिड के अंदर सॉलिड घुला हुआ है तो सॉलिड सोल कहलाएगा, अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड घुला हुआ है तो सॉल्यूशन कहलाएगा, और गैस के अंदर सॉलिड घुला हुआ है तो डस्ट पार्टिकल कहलाएंगे या स्मोक कहलाएगा। ठीक है। अब इसी के अंदर मैं आपसे अगर बोलूं कि सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर सॉलिड ही क्यों बोलना भाई, आप लोग लिक्विड बोलो। अगर आपसे बोले कि लिक्विड आपका सॉलिड में घुला है, सॉलिड के अंदर लिक्विड घुलेगा तो क्या होगा, लिक्विड के अंदर लिक्विड घोलोगे तो क्या बनेगा, और गैस के अंदर लिक्विड घोलोगे तो क्या बनेगा। तो आप बताओगे कि इसका भी कुछ इंतजाम देखते हैं क्या बनेगा। तो इसके इंतजाम देखने के लिए मैं आपको समझा देती हूँ। जब सॉलिड के अंदर लिक्विड जाएगा तो ये बनेगा जेल। ठीक है। आप बोलोगे एग्जाम्पल बता दो जना एक बार। ये आ जाएगा पनीर। आपने देखा होगा पनीर सॉलिड है, उसके अंदर फिर भी आपको पानी पानी नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मक्खन। मक्खन के साथ साथ यहाँ पर और आपका आ जाएगा घी। ये आपका सॉलिड के अंदर लिक्विड मिक्स होता है। फिर आप बोलोगे लिक्विड में लिक्विड है तो क्या बनेगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इमल्शन। यहीं से ही क्वेश्चन बनता है, जनरली इमल्सन बोलते हैं, इसको पायस के नाम से जानते हैं। तो इस टर्म को तो बिल्कुल अंडरलाइन करके याद रख लेना। आपसे सीधा बोलेगा व्हाट इज इमल्शन, पायस क्या होता है, तब आप समझाओगे लिक्विड में लिक्विड का घोल, तरल पदार्थ में तरल पदार्थ को घोलना ही इमल्शन या पायस कहलाता है। फिर अगर आपसे बोले कि जो ये पायस होता है, एग्जाम्पल देना जरा। ले लो मिल्क है, लिक्विड है और मिल्क है, दोनों आपका एक जगह ही है। जैसे कि ऑयल है, ये भी मिक्सचर होता है लिक्विड लिक्विड का। अगर बात करें हेयर क्रीम है, जो आप सिर के अंदर क्रीम लगाते हो, वो भी मिक्सचर होता है लिक्विड लिक्विड का, इमल्सन इमल्सन का। फिर आप बोलोगे गैस के अंदर भी तो लिक्विड आ सकता है, मैंने कहा बिल्कुल आ सकता है, इसको बोलते हैं एरोसोल। जब आपके गैस के अंदर लिक्विड भरे तो इसको एरोसोल कहा जाता है। जैसे कि आपके क्लाउड्स में है, यानी कि बादलों में है, जैसे कि आपकी फोग यानी कि कोहरे में है, जैसे कि आपकी मिस्ट यानी कि धुंध में है। जो आपका कोहरा होता है ये भी, जो आपकी धुंध होती है ये भी, और जो आपके बादल होते हैं ये भी एक मिक्सचर होता है गैस में लिक्विड का। ठीक है। फिर आप मेरे से बोलोगे गैस में लिक्विड बता दिया, अब गैस का भी तो बता दो। तीन चीज थी हमारे पास में, तीनों का देखेंगे। गैस के अंदर गैस है तो क्या होगा, लिक्विड के अंदर गैस है तो क्या होगा, और सॉलिड के अंदर गैस है तो क्या होगा। आप मेरे को समझाओगे। देखो हम स्टार्टिंग हमेशा सॉलिड से करते हैं। सॉलिड के अंदर अगर गैस भरी होगी, यही काम करते हैं, मैं इसको सीक्वेंस में लिख देती हूँ वरना आप लोगों के लिए। ठीक। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि सॉलिड के अंदर गैस भरी है तो क्या है, लिक्विड के अंदर गैस भरी है तो क्या है, और गैस के अंदर गैस भरी है तो क्या है। आप बोलोगे सॉलिड के अंदर गैस है अगर, तो इसको बोलते हैं सॉलिड फोम, इसको बोला जाता है फोम। आप बोलोगे एग्जाम्पल दो तो समझे। अगर लिक्विड में गैस है तो इसको भी याद रख लो, इसे सॉलिड फॉर्म है और इसे सिंपली फॉर्म बोलेंगे, इसे ठोस फॉर्म बोलेंगे। और गैस के अंदर गैस है तो ये तो एयर ही होगी। ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल फटाफट से एक बार देख लेंगे। सॉलिड के अंदर गैस है तो आपके जो प्यूमिक स्टोन होते हैं ये आ जाएगी, एक आपकी रबड़ आ जाएगी इसी के अंदर। लिक्विड के अंदर गैस भरोगे तो ये आपकी आ जाएगी विप्ड क्रीम, जो आपकी फेटी हुई क्रीम होती है वो आ जाएगी, जो केक वगैरह पे आप लोग लगाते हो, फेटी हुई क्रीम। उसके बाद आपकी गैस की अगर बात करते हैं तो ये आपकी एयर ही आ गई, जिसको आप लोग वायु कहते हो, मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी कि गैस के अंदर गैस। तो इतनी बातें यहाँ पर आपको आई होप समझ में आई होगी। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि देखो आपके यहाँ पर जब मिक्सचर की बात करते हैं ना, सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो तीन चीजों का आपस में मिलती है। भाई सॉलिड सॉलिड में भी जाएगा, सॉलिड लिक्विड में भी मिक्स होगा, सॉलिड गैस में भी होगा। अगर सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स है तो सॉलिड सोल कहलाएगा, एग्जाम्पल ये रहे। लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलेगा तो सॉल्यूशन कहलाएगा, एग्जाम्पल ये रहे। गैस के अंदर सॉलिड मिलेगा तो स्मोक कहलाएगा, एग्जाम्पल रहे ये। आगे बढ़ोगे तो लिक्विड आपका सॉलिड के अंदर मिलेगा तो जेल है, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलेगा तो इमल्शन है। आप कुछ याद रखो ना रखो, बस इमल्शन याद रख लेना। पायस इसको कहते हैं, जैसे कि मिल्क में, ऑयल में, हेयर क्रीम में। गैस के अंदर लिक्विड है तो उसे एरोसोल कहा जाएगा। फिर आपको बोला गैस भी तीनों में मिक्स होगी, सॉलिड में गैस मिक्स है तो सॉलिड फॉर्म,
लिक्विड के अंदर गैस मिक्स है तो फोम, और गैस के अंदर गैस मिक्स है तो एयर। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप लोग एक वर्ड लिखो जिसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। किस नाम से जानते हैं? टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आपने सबने सुना होगा टिंडल इफेक्ट कुछ होता है, टिंडल प्रभाव कुछ होता है। अब इसको जान भी लो कि टिंडल प्रभाव किसे कहा जाता है। थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके गैस करने की कोशिश करो कि किसे कहते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव। बताओ, सोचो एक बार, और फिर जो मैं समझा रही हूँ वीडियो को रीस्टार्ट करके इसको देखना। यहाँ पर देखो, आप लोगों के सामने मैंने बोला कि यहाँ पर आपका ये एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या कर दिया, या फिर ऐसा मान लो ये एक कमरा है, ठीक है, और इस कमरे के अंदर यहाँ पर क्या भरे हुए हैं? डस्ट पार्टिकल। ये डस्ट पार्टिकल भरे हैं। जब आपकी ऊपर से लाइट आती है, तो जब ये लाइट आती है ना आपकी, ये आपका जिगजैग मूवमेंट करते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जिगजैग मूवमेंट होता है, और इन पार्टिकल्स के जिगजैग मूवमेंट को ही टिंडल इफेक्ट कह दिया जाता है। आप यहाँ पर देखना, जब आप बात करोगे कि एक रोशनदान लगा होता है घर के अंदर, और एक छोटा सा जब वो रोशनदान होता है, जब उससे कोई लाइट आती है तो अंदर वाले कमरे में आपको एक बीम दिखाई देगी, और इस बीम में आपको ऐसे धुंधला धुंधला पार्ट यहाँ पर दिखाई देगा। इसी मोशन को ब्राउनियन मोशन या टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। बस इतना ही जानना था कि टिंडल इफेक्ट जो होता है ये कैसा मोशन होता है, तो आप बताओगे ये ब्राउनियन मोशन के नाम से जाना जाता है। ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या होता है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो ब्राउनी गति करते हैं। आप बोलोगे ब्राउनी गति का मतलब क्या है? रैंडम मूवमेंट करते हैं, और इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट, या जब एक रो के बीच में आपके पार्टिकल्स आकर के एक पूरी लाइन बनाती हैं उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक। अब देखो, आपसे एक क्वेश्चन बनता है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका रेलवे के अंदर बनाया जाता है जनरली। अगर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देख लेना इस पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट में, अदरवाइज रहने देना। आपसे बोलेगा परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, आप बताओगे ये होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वॉल्यूम अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट नहीं, सोल्यूशन लिख लो नीचे, इनटू 100। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपके सॉल्यूशन में परसेंटेज वॉल्यूम कितना है। परसेंटेज वॉल्यूम का मतलब है कि उसमें सोल्यूट कितना है पूरे सॉल्यूशन में, इसी को बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। आप बोलोगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बिल्कुल बता देते हैं एक बार। आपसे बोला जाएगा एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट तो है 30, सोलवेंट है 70, परसेंटेज वॉल्यूम बता दो। जिसका भी पूछे, आपसे सोल्यूट का पूछे तो सोल्यूट निकाल दो, सोलवेंट का पूछे तो सोलवेंट निकाल दो। आपसे सोल्यूट का पूछा है तो ऊपर सोल्यूट लिखो कितना है, 30 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितना, सोल्यूट प्लस सोलवेंट यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई 100, और इसको काट तो आ जाएगा 30%। ठीक। ऐसे ही यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन दे देते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि देखो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन के अंदर आपका सोल्यूट भी है, और इस सॉल्यूशन के अंदर आपका सोलवेंट भी है, कोई डाउट नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। सोल्यूट अगर मैं बोल दूं कि 20 ग्राम है, सोल्यूट मतलब समझना आप लोग जो कम क्वांटिटी में होता है, सोलवेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में है, और यहाँ पर सोलवेंट ना दे करके आपको सॉल्यूशन की मात्रा दे दूं कि सॉल्यूशन आपका 180 था ml, आप बोलोगे ठीक है। और आपसे बोलूं परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट निकाल दो। अगर आपसे परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए बोलेगा तो आपको पहले ऊपर क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, आप बोलोगे सोलवेंट का वॉल्यूम है 180 पूरा सॉल्यूशन 20 ग्राम, ये आ जाएगा आपका, हटा लो इसको, ये 160 बन जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल बन जाएगा। तो 160 ऊपर सोलवेंट आ गया, नीचे क्या आएगा सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई में क्या लगा दो 100, आंसर आ जाएगा 1600/18। सोल्व कर लेना, इतना ही परसेंट आपका परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट आएगा। ठीक है।
देखिए आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं। मैं एक बार चीज़ों को फटाफट से रिवाइज कराती हूँ। मैंने आज क्या पढ़ाया? मैंने आपको सबसे पहले ये पढ़ाया था कि आज की क्लास के अंदर हम लोग दो तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे कि आपके यहाँ पर जो डेफिनेशंस हैं इन छोटी छोटी चीज़ों की क्या क्या होती है। एटम किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं और मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। आप लोगों को एक एक चीज करके मैंने समझाने की कोशिश भी करी है, आपको समझाया है कि एटम क्या होते हैं। तो आपने बताया किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को ही हम लोग एटम कहते हैं। कभी भी फ्रीली अवेलेबल नहीं होती, इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि स्मॉलेस्ट है। और जब भी कोई रिएक्शन होगी तो हर एक रिएक्शन में हर एक एटम पार्टिसिपेट करता है। फिर आपसे बोला कि एटम कभी भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाया नहीं जाता, हमेशा किस में मिलेगा? ग्रुप में मिलेगा। और ग्रुप में मिलेगा तो ग्रुपिंग दो तरीके से करनी पड़ेगी, या तो विदाउट रिएक्शन करो या विद रिएक्शन करो। विदाउट रिएक्शन करोगे तो एलिमेंट बनेंगे, विद रिएक्शन करोगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे। जब रिएक्शन हुई नहीं है तो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। आप यहाँ पर कितने भी एटम के नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व दिखाई देते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। अगर बात करते हैं मॉलिक्यूल की तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। एटम अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। अगर ऑक्सीजन के दो मिलाओगे तो O2, तीन मिलाओगे तो O3 बनेगा। दोनों के दोनों अलग है बिल्कुल मॉलिक्यूल। ठीक। इसमें एटम के नंबर पर भी डिपेंड करेगा। अगर सेम एटम है तो होमो एटॉमिक हो जाएगा, और आपके अलग अलग एटम है तो हेट्रो एटॉमिक हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर बोला कि कई बार क्या होता है ना कि इन एटम की तो ग्रुपिंग हुई है, बट एटम के बाद में एलिमेंट और मॉलिक्यूल की भी ग्रुपिंग हो जाती है। जब एलिमेंट और मॉलिक्यूल की ग्रुपिंग हो जाएगी तब ये क्या बनाएंगे? तब ये बनाएंगे यहाँ पर मिक्सचर और कंपाउंड। आप बोलोगे मिक्सचर क्या है? जब विदाउट रिएक्शन ग्रुपिंग हो और विद रिएक्शन हुई है तो कंपाउंड है। जब विदाउट रिएक्शन होगी तो प्रॉपर्टीज में नो चेंज, विद रिएक्शन होगी तो प्रॉपर्टीज में चेंज है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कंपाउंड्स तो जितने मर्जी चाहो बना लो, और मिक्सचर जो होते हैं ये आपको जनरली नेचुरली ही प्रेजेंट मिलेंगे। जैसे आपकी एयर हो गई, सोयल हो गई, सीमेंट हो गया, वाटर हो गया, साथ ही साथ आपका पीतल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये कॉपर और जिंक का है। और अगर आपसे बोले ब्रोंज हो गया जो कि आपका कॉपर और टिन का है। आप लोग एक तरीके से और याद रख सकते हो, पिताजी, पिताजी यानी कि पीतल, और ताजी यानी कि तांबा, हिंदी मीडियम वाले याद रख लेंगे, और जस्ता। बिल्कुल सिंपल याद रखोगे, पीतल, पी से पीतल, ता से तांबा, जी जैसे जस्ता। पीतल को क्या बोलेंगे? आप बोलोगे ब्रास बोलेंगे। तांबे को क्या बोलेंगे? कॉपर बोलेंगे। और जस्ते को क्या बोलेंगे? जिंक बोलेंगे। तो तांबा और जस्ता से मिलकर के पीतल बनता है, और इसलिए आप इसको किससे याद रख सकते हो? पिताजी से याद रख सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ब्रोंज है जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बना है। ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि देखो जो एक सॉल्यूशन आता है जब आप किसी भी दो चीज को घोलते हो, तो सॉल्यूशन भी एक प्रकार का मिश्रण ही होता है। अभी जो हमने पिछली स्लाइड पढ़ी है इसमें चार एग्जाम्पल के बाद में एक पांचवा एग्जाम्पल चाहो तो और आप बना सकते हो। आप बोलोगे कौन सा बनाए? कोई सा भी बना लो। यहाँ पर 5 नंबर पर मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो भी एक प्रकार का जो घोल होता है, ये भी एक प्रकार का मिश्रण ही होता है। फिर इसी सॉल्यूशन को हमने आगे पढ़ना शुरू किया। आपने बोला, हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज पाई जाएगी, या तो विलेय या विलायक, या तो सोल्यूट या सोलवेंट। जिसकी मात्रा कम है वो सोल्यूट है, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो सोलवेंट है। अब इनके जो सोल्यूट होता है इसके साइज पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा है। तीन प्रकार के सॉल्यूशन होंगे, ट्रू होगा, कोलोइडल होगा और सस्पेंशन होगा। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है सॉल्यूशन में से। कोलोइडल का मतलब होता है जब आपका जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन होता है थोड़ा सा धुंधला होता है, ब्लर होता है। सस्पेंशन की बात करें तो जब पार्टिकल साइज काफी बड़ा हो, 1 नैनोमीटर से ज्यादा हो, तब आपका सस्पेंशन आएगा, और इसके आर पार आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये आपका ओपेक होता है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ जाओगे। मैंने बोला जब हम यहाँ सॉल्यूशन की बात कर ही रहे हैं तो कई प्रकार से बनेंगे सॉल्यूशन। सॉलिड के अंदर सॉलिड जाएगा तो सॉलिड, लिक्विड के अंदर सॉलिड जाएगा तो सॉल्यूशन, गैस के अंदर सॉलिड जाएगा तो स्मोक आएगा। फिर लिक्विड, सॉलिड के अंदर लिक्विड जाएगा तो जेल है, लिक्विड के अंदर लिक्विड जाएगा तो इमल्शन है, पायस है जैसे मिल्क ऑयल, हेयर क्रीम है, गैस के अंदर लिक्विड जाएगा तो एरोसोल है। फिर आप बोलोगे ठीक है आगे बताओ। आगे की बात करते हैं तो आपके सॉलिड के अंदर गैस जाएगी, लिक्विड के अंदर गैस जाएगी, गैस के अंदर गैस जाएगी। सॉलिड में गैस है तो सॉलिड फॉर्म, लिक्विड में गैस है तो फोम, और गैस के अंदर गैस है तो एयर। ठीक।
उसके बाद हमने यहाँ पर आगे आपको समझाने की कोशिश करी है कि एक टिंडल इफेक्ट होता है जब आपके लाइट का आने पर, जब लाइट आती है किसी एक पाथ से, तो वहां पर जो पार्टिकल है वो जिगजैग मूवमेंट करते हैं, जिसको ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, और ये जो एक बीम बन जाती है लाइट की, इसी को टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पर रेलवे के पर्पज से दो यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनने की संभावना रहती है, तो उसको समझाने की कोशिश करी है कि जब आपसे परसेंटेज वॉल्यूम पूछता है सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया कि आपसे सोल्यूट भी पूछ सकता है और आपसे यहाँ पर सोलवेंट भी पूछ सकता है। सॉल्यूशन तो कभी नहीं पूछेगा क्योंकि 100% आ जाएगा। सोल्यूट पूछेगा तो ऊपर सोल्यूट ले लो, सोलवेंट पूछेगा तो ऊपर सोलवेंट ले लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात करोगे तो जो क्वेश्चन दिया था इसमें सोल्यूट और सोलवेंट दे दिया आपको, परसेंटेज वॉल्यूम सोल्यूट का पूछा था तो ऊपर सोल्यूट ले लिया, सोल्यूट का कितना 30, और नीचे हमें क्या लेना है, हमेशा सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन कितना होगा 30 और 70, क्योंकि सोल्यूट प्लस सोलवेंट ही तो सॉल्यूशन होता है। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 100 और मल्टीप्लाई 100 करके 30% आ गया। वैसे ही मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल और समझाया था आपको देकर कि अगर कोई सॉल्यूशन है जो कि 180 है मिलीलीटर में, सोल्यूट उसके अंदर 20 है और सोलवेंट उसके अंदर 160 है, तो परसेंटेज वॉल्यूम बता दो सोलवेंट का। आप बोलोगे ऊपर सोलवेंट लेना पड़ेगा, नीचे आपको टोटल लेना होता है सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई में 100 कर दो, सोल्व करके जो आया वही आ जाएगा। ठीक, अब देखो अगली क्लास के अंदर हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पर सिर्फ दो बातें जान ली है आज तक की क्लास में। एक, हमने मैटर को समझ लिया, मैटर पदार्थ होता क्या है, कितनी अवस्थाओं में होता है, किस अवस्था की क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार देख लो। अगर किसी को लगता है कि केमिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट होती है, समझ में नहीं आती, आप बिल्कुल बेसिक से लेकर चलो, सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत करो, थोड़ा सा चीज़ों को ईजी करके मैं यहाँ पर बता दूंगी, दोनों मिल करके इस केमिस्ट्री को अच्छे से समझ लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये भी आता है कि सेकंड चैप्टर हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ बेसिक्स डेफिनेशन पढ़ी है, लिख देती हूँ, एटम की, एलिमेंट की, एलिमेंट के साथ साथ मिक्सचर की, मिक्सचर के साथ साथ मॉलिक्यूल की, और मॉलिक्यूल के साथ साथ हमने यहाँ पर कंपाउंड पढ़े। उसके बाद मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन भी बताया, क्योंकि जो कि मिक्सचर का ही वैसे तो एक पार्ट है, बट फिर भी मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, सॉल्यूशन के टाइप्स बता दिए, टिंडल इफेक्ट करा दिया, और परसेंटेज वॉल्यूम निकालना सिखा दिया। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे। आप बोलोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या पढ़ना होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर देखना होगा, एटम हमने बताया तो सही है कि सबसे छोटा पार्टिकल है, बट कैसे कैसे इसकी खोज की गई, कौन कौन से मॉडल आए, किस मॉडल में क्या बात कही गई, और क्यों यहाँ पर एक के बाद एक मॉडल आते रहे, और एटम अंदर से कैसा दिखाई देता है, एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसका एक तरीके से पोस्टमार्टम करना है। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक होकर के पूछते रहो। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर चीज़ें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपकी जो वीडियोस है वो कंटिन्यू आती रहे। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लग रही है, क्या कमी है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाय बाय एवरीवन।